हेलो, नमस्कार। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में आपका स्वागत और अभिनंदन। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक, कार्य का प्रकार और W=FS cos थीटा सिद्ध करेंगे। हम लोग त्रिकोणमिति का बेसिक समझ लेंगे जो आगामी आने वाले 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स में आपको काम करेगा या लाभ, या आप अच्छा से त्रिकोणमिति को समझ पाएंगे या ट्रिगोनोमेट्री को समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। विद्यार्थी, सबसे पहले हम समझते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें AB भुजा, AC भुजा और BC भुजा है। 3 भुजा दिया गया है। इस तीनों भुजा का अलग अलग नाम है विद्यार्थी। इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसे लंब बोलते हैं। इसे आप इंग्लिश में समझ लेंगे तो बेहतर होगा। इसे हम लोग इंग्लिश में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस या हाइपोटेनस, और आधार को बेस बोलते हैं। त्रिभुज है ABC जिसमें ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण होगा और ये आधार हो गया। लंब को हम लोग शॉर्टकट में P से दिखाते हैं, कर्ण को H से दिखाते हैं और आधार को B से दिखाते हैं। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको त्रिकोणमिति समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, अब ये तो आप समझ गए, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है, कर्ण है। एक पाइथागोरस साहब व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ये क्या होता है? इक्वल होता है। यानी लिख सकते हैं H का स्क्वायर और ये P का स्क्वायर और ये B का स्क्वायर क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो यह 13 है और यह 12 है, ठीक, तो ये 5 है, तो आप ऐड करोगे तो ये तीनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169। इस तरह से आप जानते भी होंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। इतना आप ही समझ गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ मैं एक छोटा सा फिर वही त्रिभुज जैसा बना दे रहा हूँ, ABC। अब तो आपको मालूम हो चुका है, इसे H बोलते हैं, इसको B बोलेंगे और इसे P बोलेंगे। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है विद्यार्थी। अगर हम यहाँ एक आपको एक बात लिख दे रहे हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, इसका मतलब क्या हुआ समझा दे रहे हैं आपको हम। आसानी से आपको त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लिख रहा हूँ P/H। P/H का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख रहा हूँ। तो ये हो गया लंब और कर्ण। इस कोण के सापेक्ष में देख रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? लंब और कर्ण। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस कोण के सापेक्ष देखेंगे, इस कोण के, तो इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, इसके सामने वाला ये लंब होगा, याद रखिएगा। लेकिन मैं लंब और कर्ण देख रहा हूँ तो यहाँ से मुझे देखना होगा, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? लंब और कर्ण। तो इसको हम दिखाएंगे किससे? साइन से। किससे दिखाएंगे? साइन से। ये साइन का पूरा नाम है। ठीक है, लोग इसको इंग्लिश में सीन लिखते हैं, लेकिन ये पूरा साइन है। साइन भी पढ़ते ही हैं। तो अगर लंब बटा कर्ण होगा तो इसको हम किससे दिखाएंगे? साइन से। ठीक है, ये हो गया।
अगला देखिए, अगर आधार बटा कर्ण हो जाए, क्या हो जाए, आधार बटा कर्ण, तो इसको हम दिखाएंगे कोसाइन से। किससे? कोसाइन से। अगर यहीं आपका हो जाए आधार, यहाँ एच लिख दे रहा हूँ, आपको आसान रहेगा समझने में। अगर यहीं पर हो जाए आपका लंब बटा आधार, तो इसको हम दिखाएंगे टेंजेंट से। किससे दिखाएंगे? टेंजेंट से। तो ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं विद्यार्थी साइन, यहाँ लिख सकते हैं कॉस, यहाँ क्या लिख सकते हैं? टैन। ठीक है, तो अगर साइन रहेगा, मतलब सॉरी लंब बटा कर्ण रहेगा तो आप क्या लिखिएगा? साइन। और आधार बटा कर्ण रहेगा तो क्या लिखिएगा? कोसाइन। और कर्ण बटा सॉरी आधार, ये लंब बटा आधार रहेगा तो आप क्या लिखिएगा? टैन लिखिएगा, या टेंजेंट इसको हम बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो हर चीज़ का शॉर्टकट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? शॉर्टकट। तो आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा एच कॉस थीटा, इवन इसका ये अपोजिट, इसका ये शॉर्ट रूप है, ठीक है ना, कोसाइन का। इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी बट्टा एच, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? पी बट्टा बी हो जाएगा। ये आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये क्या है? ये तो साइन का शॉर्ट रूप तो ये साइन हो गया, ये सॉरी साइन का ये सीन हो गया, जिसको हम लोग साइन ही पढ़ते हैं। कोसाइन का कॉस हो गया, टेंजेंट का क्या हो गया? टेन हो गया। ये आप समझ रहे हैं, ठीक। लेकिन ये सब है क्या? साइन कॉस टेन को हम क्या बोलेंगे? तो विद्यार्थी अब बताइएगा कि इसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है? तो मैं इसे नोट नहीं करवाऊंगा, आप समझ लीजिए। इस त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है? त्रिभुज के दो भुजा, ये त्रिभुज के दो भुजा और इसके बीच बने कोण में संबंध बताता है। और इसकी संख्या कुल 6 है। मैं 3 ही आपको बताया हूँ, कुल संख्या कितनी है? 6। साइन, कॉस और टेन और भी होते हैं, देखिए क्या। एक होता है आपका, यहाँ साइन लिख दे रहा हूँ, साइन का व्युत्क्रम हो जाता है 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। टेन का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1 बटा कॉट थीटा। और सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाता है? 1 बटा कॉस थीटा। तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है? 6 है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और कॉस। यहाँ पर मैं एक बार लगातार यहाँ लिख दे रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है? साइन है, कॉस है और टेन है। तो इसका हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साइन का व्युत्क्रम, यहाँ मैं बराबर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? यहाँ कोसेक थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ इसको हटा ही दे रहा है, नहीं तो कोई लड़का गलत ही नोट कर लेगा। रुक जाइए जी। यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा? 1 बट्टा कॉसेक थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 1 बट्टा सेक थीटा। और टेन का क्या हो जाएगा? 1 बट्टा कॉट थीटा। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया और सेक हो गया, और ये क्या हो गया? कॉट हो गया। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का क्या हो जाएगा? सेक, और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। जो आपको ये नोट नहीं करना है, इधर का चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए, अच्छा हुआ। तो आप ये समझ गए कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना है? 6 है। ये क्या बताता है? ये भी आप जान चुके हैं। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये बताता क्या है? ये बताता है त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं और इसके बीच में बना कोण के बीच संबंध दिखाता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी आप हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग कार्य ऊर्जा जब पढ़ेंगे विद्यार्थी, तो उसमें आपको जनरली क्या याद रखना होगा? देखिए क्या याद रखना होगा, कुछ चीज़ का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया है ना, ऐसे 30 त्रिभुज बना दिया है। यहाँ पे जो थीटा होगा 30, तो इस दोनों का वैल्यू, इस दोनों का मान में अंतर आ जाएगा। अगर यहाँ थीटा का वैल्यू 60 कर दें तो फिर इस दोनों का अनुपात अलग हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा का मान
90 कर दे तो फिर इस दोनों का अनुपात अलग हो जाएगा। यानी ये कैसे याद करते हैं इसको देख लीजिए। इसको याद करने का तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ, सब नहीं बताएंगे, नहीं तो मैं सब बता ही दे रहा हूँ। और 1 मिनट, जैसे यहाँ हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन, यहाँ कॉस और यहाँ लिख दे रहे हैं टैन। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। और साइन 30 का 1/2 हो जाता है। कॉस साइन 45 का 1/√2 हो जाता है। 60 का √3/2 हो जाता है। इसका 0 हो जाता है। इसका 0 √3/2 और एक ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाता है यहाँ पर मैं, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाता है कोई cos 90 0, यहाँ पर हो जाता है 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता है। और tan यहाँ हो जाएगा आपका tan 0 1/√3 1, ये हो जाता है √3 और ये हो जाता है अपरिभाषित। लेकिन हम लोग कार्य ऊर्जा में आपको याद रखना होगा कॉस का, केवल cos 0, cos 90 और cos 180। आप उच्चतर कक्षा में सीखेंगे cos 180 का मान -1 होता है, ये हो जाता है 0, और cos 0 का मान 1 होता है। ये 3 याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये अब त्रिकोणमितीय अनुपात में ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कार्य के ठीक है, तो यहाँ तक चलिए। यहाँ से हम लोग कार्य के बारे में, कार्य का जो फॉर्मूला है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे कार्य W बराबर FS cos थीटा या FD cos थीटा कैसे होता है। विद्यार्थी, यहाँ एक आनत तल है। ये आनत तल मतलब यहाँ पर अगर कोई वस्तु आप रखिएगा तो खिसकते हुए कहाँ आ जाता है? कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। यहाँ छोटा सा बच्चा का जो झूला वगैरह होता है वो भी आप ये समझ रहे हैं कि अब झूला यहाँ कह सकते हैं कि छोटा बच्चा यहाँ बैठेगा तो खिसक कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये आप समझ रहे हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं एक छोटा सा वस्तु रख रहा हूँ यहाँ, तो ये नीचे गिरेगा ना, छोड़ देंगे तो नीचे गिर ही जाएगा। तो इस नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि गुरुत्व बल लग रहा है। तो गुरुत्व बल कैसे लगता है? गुरुत्व बल एकदम सीधे आता है नीचे, ये आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आनत तल पर मैंने एक वस्तु रखा, यहाँ वस्तु रखा तो वस्तु खिसकते हुए कहाँ आ गई? नीचे आ गई। यहाँ से खिसकते हुए कहाँ आ गई? नीचे। लेकिन जब यहाँ वस्तु रखा गया है तो इसका बल, गुरुत्व बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। कहाँ लगेगा? एकदम नीचे की ओर बल। ठीक है, और इस दोनों के बीच इस दोनों जो विस्थापन हो रहा है इसके बीच के एक कोण बनेगा जिसे हम लोग थीटा से दिखाए हैं। और यहाँ से वस्तु जब यहाँ तक आई है तो इसके बीच के डिस्टेंस को d से दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो आपको काला रंग से दिख रहा है ये एक आनत तल है, अब वस्तु बना है, ये आप समझ गए। तो मैंने क्या माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु बिंदु A से बिंदु B तक खिसक कर आ रहा है या आ जाता है, लेकिन बिंदु A पर गुरुत्व बल mg, और गुरुत्व बल का फॉर्मूला F बराबर आपने पढ़ा है, mg पढ़ा है। ठीक, वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। मैंने इस एग्जाम्पल से आपको बताने का प्रयास किया है, नीचे की ओर कार्य करता है। और तो गुरुत्व बल की दिशा में वास्तविक विस्थापन ए बी नहीं हुआ है, वास्तविक विस्थापन क्या होगा? AC। मतलब ये रेखा नहीं होता, ये काला लाइन नहीं होता तो वस्तु कहाँ आती? सीधे नीचे आती। कौन लेकर आता? तो गुरुत्व बल लेकर आता। ये आप समझ रहे हैं। और तो गुरुत्व बल की दिशा में वास्तविक विस्थापन AC है, साथ ही आनत तल मतलब ये जो तल है और एक ये उदक रेखा के बीच कोण कितना है? थीटा बना है। क्या बना है? थीटा। आप पिछले वीडियो में मेरे से क्या पढ़ा था? कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो आप देखो बल कितना लग रहा है? बल mg, बल को mg से दिखाएंगे। गुरुत्व बल है तो mg से दिखाएंगे। अगर आप गुरुत्व बल नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा गुरुत्व बल को mg से दिखाते हैं। गुरुत्व बल F बराबर mg होता है। ठीक, और इसका विस्थापन कहाँ है?
AC है, विस्थापन क्या है AC। इस अवस्था में कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल का mg और विस्थापन का AC गुना करेंगे, mg के बदले में क्या लिख देंगे F और AC का AC। तो कार्य बराबर क्या हुआ, F गुने AC। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए 2 में। अब मैंने आपको अभी त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, आधार बटा कर्ण पढ़ा है ना जी, B बटा H। अब यहाँ पर आप देखो, एक मिनट, यहाँ आधार कौन हो जाएगा, आधार BC होगा, कर्ण कौन होगा, AB होगा, कर्ण कौन होगा, AB, और BC हो जाएगा क्योंकि हमारे 90 डिग्री कौन बन रहा है तो होगा ना। ठीक है, तो यहाँ AC क्या हो गया, आधार हो गया, और AB क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया। लेकिन यहाँ इस कोण से आप देखिएगा ना, यहाँ से हमको देखना है, कहाँ से देखना है विद्यार्थी, यहाँ से देखना है। ठीक, तो इसके सामने वाला ये क्या होता है, लंब होता है, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। cos थीटा बराबर अपने त्रिकोणमिति में पढ़ा है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे तो 1 है, रहता है ना, एक तिरछा तिरछी गुना करोगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AB cos थीटा, क्या हो जाएगा, AB cos थीटा। और AB का मैंने डिस्टेंस क्या दिया है, देखो तो A से B की दूरी को किससे दिखाया, D से दिखाया है। ठीक है, तो AB के बदले में मैंने क्या लिख दिया, D, या cos थीटा का cos थीटा, ये तिरछा तिरछी गुना करें या तिर्यक गुना करने के बाद ही आया है। ठीक है, अब आप समीकरण 2 में 1 का मान रखिएगा, तो 1 क्या है, W बराबर F गुने AC है ना। AC का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देख लीजिए, इस वीडियो को रुका कर समझ लीजिए। AC का वैल्यू कितना है, D cos थीटा है ना। तो यहाँ पे AC के जगह पर क्या रखेंगे, D cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर FD cos थीटा। तो F क्या है विद्यार्थी, बल है, D क्या है, विस्थापन है, और ये cos थीटा क्या है, इस दोनों के बीच में बना कोण है। ठीक है, आप समझ गए, चलिए ठीक है। अब हम लोग F में सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का भेद। तो कार्य जनरली भौतिकी में 3 प्रकार का होता है, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। ये तीनों क्या होते हैं आगे हम लोग समझेंगे इसे। अब ये ध्यान में रखिएगा कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं, शून्य कार्य, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। ठीक है, पहले जीरो कार्य देखते हैं क्या होता है। जैसे एक मान लो जीरो कार्य मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, अपने सर पर एक बोझ रखा है। ठीक, तो ये बोझ नीचे की तरफ बल लगाएगा ना, तो बल होगा नीचे, बल तो नीचे की तरफ लगाएगा। और ये मान लो इधर आया, इधर चला, तो इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो इस अवस्था में जो कार्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य कार्य। क्यों, क्योंकि जो बल और जब विस्थापन के बीच में कोण 90 का बन जाए तो वैसे कार्य को क्या बोलते हैं, शून्य कार्य। क्या लिखा है, जब बल एवं विस्थापन परस्पर लंबवत हो, तो लंबवत ही तो है, तो कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इस अवस्था में बल एवं विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। मतलब यह है कि अगर आप सर पर कोई बोझ लेकर कुछ दूरी तक चलते हैं तो भौतिकी में वो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, भौतिकी में उस कार्य को हम नहीं समझेंगे, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक प्रश्न बनता है विद्यार्थी, आप जान लीजिए कि जो कूली होता है, कूली आप समझते हैं, जो कूली होता है जो स्टेशन वगैरह पर आता है, वो बोझ तो इसी प्रकार से ढोता है, यहाँ से ढोकर यहाँ ला दिया, तो कार्य तो नहीं किया, फिर उसको पैसा क्यों दिया जाता है। जो आप ही कोई आप घर पर काम कर रहे हैं और अपने माथे पर एक बोझ लेकर यहाँ से यहाँ तक लाया, लोग भौतिकी बोल रहे कि काम नहीं किया, तो कूली के साथ भी तो यही घटना है। तो हम सब कूली को तो पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन पैसा उसको इसलिए दिया जाता है विद्यार्थी, क्योंकि वह क्या करता है, बताइए, आपको मालूम हो क्या करता है कि उसको पैसा देना जो चाहिए ही। तो जैसे मान लो ये फर्श है, ये फर्श है, यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है 20 kg का। अगर मैं इसे ऊपर उठाता हूँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसे गुरुत्व बल के विरुद्ध ले जा रहा हूँ। गुरुत्व बल के किधर ले जा रहा हूँ, विरुद्ध ले जा रहा हूँ। गुरुत्व बल तो नीचे लग रहा है, लेकिन मैं इसके अपोजिट उठा रहा हूँ।
इसलिए कूली क्या करता है, किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध ऊपर की ओर उठाता है। इसलिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। समझ गए? इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो आप जीरो वर्ग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए 3, 4 धनात्मक कार्य क्या होता है। तो एक पहले एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक यहाँ से राहुल, यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक समझ रहे हैं ना, एक वस्तु है और इस पर आप बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल, और बल लगा कर ये वस्तु को यहाँ ले आए। मतलब बल तो आप इधर लगाएं और विस्थापन भी इधर ही हुआ, ठीक है। तो जिधर बल लगा रहे हैं उधर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इस अवस्था में जो आप कार्य करेंगे उस कार्य को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक बोलेंगे। साथ ही साथ बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। आप देख सकते हैं जिधर बल है उधर ही क्या है, विस्थापन है। तो जब बल एवं विस्थापन सामान्य दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है। इस अवस्था में बल एवं विस्थापन के बीच कितना डिग्री कोण बनता है, 0 डिग्री का बनता है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आप चाहेंगे तो यहाँ पर cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ FS हो जाएगा। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है जब धनात्मक कार्य होता है। तो देख लीजिए cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये समझ गए आप कि जब पॉजिटिव कब होगा, तो जिधर कोई वस्तु है, अब जिधर बल लगा रहे हैं वस्तु उधर ही गई, यानी बल और विस्थापन की दिशा समान हुआ, तो इस अवस्था में इसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक कार्य बोलेंगे, ठीक है। और 0 कितना डिग्री कोण बनता है, 0 डिग्री का। और इसके लिए फॉर्मूला W बराबर FS, या आप लोग बोल सकते हैं W बराबर FD भी कहेंगे तो भी सही है, ठीक है। या कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इतना धैर्य से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तहे दिल से आपको शुक्रिया। उम्मीद है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ करेगा। अब पूरा मैंने NCERT बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। एक जो फार्मूला है W बराबर FS cos थीटा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसी अन्य बुक की सहायता से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए 4, 5 निगेटिव वर्ग। जब बल एवं विस्थापन, सुनो पहले इधर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, एक घटना आपको तो दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक वस्तु है, मैं इधर धकेल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वस्तु क्या आ रही है, इधर आ रही है। तो इस अवस्था में जो कार्य होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। मतलब जिधर बल लग रहा है विस्थापन उधर नहीं, उसकी अपोजिट दिशा में हो रहा है। जैसे तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसे मान लो बल लगा दिए इधर, ठीक, और विस्थापन हो गया इधर, तो इस अवस्था में जो कोण बनता है कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ निगेटिव कार्य का। कार्य कब होगा, जब बल रहेगा तभी कार्य होगा। जैसे आप मान लो एक साइकिल चला रहे हो आप, ठीक है, पेडल मार मार के साइकिल चला रहे हो आप, चलाकर साइकिल यहाँ तक लेकर आए, साइकिल आपने चलाया तो कार्य क्या किए, कार्य हुआ धनात्मक। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए साइकिल आप इधर चला रहे हैं तो पहिया में एक बल कार्य करता है, जिसके बल का नाम क्या है, घर्षण। तो आपके विरुद्ध ही कार्य करते, मतलब आप इधर जा रहे हैं, आपकी दिशा इधर है, तो घर्षण बल की दिशा क्या है, इसके अपोजिट है, ठीक है। तो इस अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करेगा उस हम कार्य को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक बोलेंगे। इसलिए ऋणात्मक बोलेंगे क्योंकि वस्तु है, अगर आप बल इधर लगाएंगे, बल इधर आप ले जाना चाहेंगे, लेकिन वस्तु अगर इधर जाने लगेगा, यानी कि विस्थापन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा, तो इस कार्य को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। और इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। से एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इस अवस्था में बल एवं विस्थापन के बीच बना कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अगर आप त्रिकोणमिति वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं तो मैथ सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।